हेलो बच्चों, दिस इज आरजी वेलकमिंग यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल। और हम चैप्टर खत्म कर चुके हैं सॉल्यूशंस, और आज के हमारे लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। दो तीन बातों का ध्यान रखेंगे। देखो, अगर तो आपको ये चैप्टर क्लियर नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस रिवीजन क्लास की बजाय पूरे चैप्टर को थॉरोली पढ़िए। क्लियर? पर अगर ये चैप्टर आपको काफी हद तक क्लियर है तो ये आपको एकदम से ब्रीफ करने के लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम 50 से 60 मिनट की इस वीडियो में हम लोग पूरे का पूरा चैप्टर रिकॉल कर लेंगे, जो कि है क्लास 12 का चैप्टर सॉल्यूशंस। क्लियर? सो वेरी फर्स्ट थिंग जो सॉल्यूशन के अंदर थी वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। आज हम डेफिनेशंस लिखने पे नहीं जाएंगे। कंसंट्रेशन टर्म क्या थी कि सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो जो चीज कम होती है सॉल्यूट वो कितनी प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म। जिसमें पहला था परसेंटेज मास बाय मास। आई थिंक वी आर क्लियर। ये क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फाइन। सेकेंड वैसा ही था, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। एंड थर्ड इज परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, जो कि हमने स्ट्रेंथ के बिहाफ पे भी पढ़ा था, दैट इज ग्राम पर लीटर। आपको याद होगा, बड़ी सिंपल सी फैक्ट से मैंने आपको बताया था कि जो भी न्यूमरेटर है बस वो ध्यान दीजिए, ग्राम पर लीटर का मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, पर लीटर का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। क्लियर? जो न्यूमरेटर में है वो न्यूमरेटर में रखिए, जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में रखिए, बस यही काम होता है। जैसे परसेंटेज वॉल्यूम में वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर? फोर्थ टर्म जो हमारे पास थी वो थी मोलैरिटी, यानी कि कैपिटल एम। ये था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोलैरिटी क्या है? सल्यूट के कैसे भी करके मोल्स निकालिए, आपको मास दिया है, पार्टिकल्स दिए हैं, किसी भी तरीके से आप सल्यूट के मोल्स निकाल लीजिए एंड उसे डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन से। क्लियर? देन फिफ्थ जो है हमारे पास वो यहां पे टर्म थी मोलैरिटी, स्मॉल एम। फाइन। ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम। न्यूमिनेटर तो सेम ही था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, यहां मास ऑफ सॉल्वेंट है, ऑब्वियसली किलोग्राम में होगा। ये कैपिटल एम था, ये स्मॉल एम है। मैं हमेशा याद कराता हूं, ये कैपिटल है तो यहाँ कैपिटल चीज यानी कि सॉल्यूशन है, ये स्मॉल है तो यहाँ पे स्मॉल चीज यानी कि सॉल्वेंट है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो इसके बाद हमारे पास सिक्स्थ कंसंट्रेशन टर्म जो थी वो है मोल फ्रैक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स से। ठीक है ना? तो ये जो काई बेसिकली एक्स है, ये है, बड़ी सिंपल सी बात है, मोल्स का फ्रैक्शन। कितने टोटल मोल्स में से आपके मोल्स कितने हैं। कंसंट्रेशन टर्म में सिर्फ ये बात का ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, इससे ज्यादा इसमें दिमाग लगाने वाला कोई झंझट नहीं होता है। क्लियर? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अल्टीमेटली नीचे सॉल्यूशन है, तो टोटल सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं वो हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन। फाइन। इसके अलावा हमने एक टर्म करा था फॉर्मेलिटी। हमने पढ़ा था फॉर्मेलिटी एक्चुअली में मोलैरिटी ही है, बस क्या है कि ये आयनिक लोगों के लिए है और ये कोवलेंट लोगों के लिए। क्लियर? बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉर्मेलिटी आता है तो मोलैरिटी ही सॉल्व करिए, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। एट्थ जो टर्म हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था पीपीएम, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन।
तो बड़ा सिंपल सा बात है, पार्ट्स यानी कि किसी भी चीज के मतलब किसी भी चीज से मेरे कहने का मतलब किसी भी तरीके से आप वो मास में ले सकते हो, नंबर में ले सकते हो, ठीक है ना। तो पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶ अपने आप में काफी वेरिएबल सा टर्म है। जैसे यहाँ पार्ट्स पार्ट्स की बजाय मास मास आ सकता है, तो ये क्या बन जाएगा, ppm इन द टर्म्स ऑफ मास। यहाँ पार्ट्स पार्ट्स की जगह से नंबर ऑफ एटम्स या कुछ भी आ सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ सकते हैं, क्लियर। तो ये बन जाएगा ppm विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल्स, क्लियर। एंड यहाँ अगर 10⁻⁶ की जगह कुछ और ले लेते हैं, मान लीजिए 100 ले लेते हैं, तो ppp यानी कि पार्ट्स पर परसेंट बन जाएगा, ppt पार्ट्स पर 1000 बन जाएगा। हमने यहाँ पे 10⁻⁶ इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे मिलियन दिया गया है, क्लियर। तो यहाँ कुछ भी पार्ट्स में दोनों जगह मास भी हो सकता है, दोनों जगह नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्लियर। एंड लास्ट टर्म जो हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन टर्म में, वो पढ़ा था नॉर्मेलिटी। काफी जबरदस्त टर्म था, ठीक है ना। एक पूरे का पूरा वीडियो बना हुआ है नॉर्मेलिटी के ऊपर, बहुत अच्छा टर्म है, ठीक है ना। नॉर्मेलिटी को अगर आसानी से समझे तो ये क्या था, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर था, ठीक है ना। वैलेंसी फैक्टर हमने काफी निकालना सीखा था, 4 टर्म्स पढ़े थे हमने, वैलेंसी, वैलेंसी फैक्टर, इक्विवेलेंट मास एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। और अगर हम नॉर्मेलिटी को उस भी आप पे लिखना चाहेंगे तो ये क्या बनेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके, हमेशा सल्यूट ही ऊपर होता है, देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, वरना इतना झंझट अगर नहीं लेना है, ठीक है ना। देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को आप ये भी कह सकते हो नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। अगर हम थोड़ा सा वैलेंसी फैक्टर को रिकॉल करके देखें तो Na+Cl-, यहां टोटल प्लस चार्ज कितना है, 1, टोटल माइनस चार्ज कितना है, 1, वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया, 1। फाइन, हमने एक एग्जांपल किया था Al2O3, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज +3, ऑक्सीजन के ऊपर -2, चाहे तो 3 और 2 का एलसीएम ले लो, चाहे फिर ये देखो कितने एल्यूमिनियम है 2, तो टोटल प्लस चार्ज कितना बना, 6, तो वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया, 6, क्लियर। आई एम अगेन स्पीकिंग, अगर किसी को ज्यादा दिक्कत आ रही है तो उसी पर्टिकुलर टॉपिक में जिसमें आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है, पीछे जाइए प्लेलिस्ट पे और वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़िए, क्लियर। सो दिस इज अबाउट कंसंट्रेशन टर्म। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज वेपर प्रेशर। सो अगले टर्म में हमने सॉल्यूशन के टाइप्स यानी कि बाइनरी वर्सेस टर्नरी पढ़ा था। बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें 2 चीजें हैं, टर्नरी जिसमें 3 चीजें हैं, ठीक है ना। एंड फिर हमने एक्वस एंड नॉन एक्वस पढ़ा था, यानी कि जिसमें सॉल्वेंट पानी है और जिसमें सॉल्वेंट पानी नहीं है, क्लियर। देन हमने इसमें मिसिबल एंड इमिसिबल सॉल्यूशंस पढ़े, क्लियर, यानी कि जो अच्छे से घुल सकते हैं और जो अच्छे से घुल या डिसॉल्व नहीं हो सकते या मिक्स नहीं हो सकते, क्लियर। फिर हमने इसके अंदर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। सैचुरेटेड का मतलब है आप जितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते थे आपने कर लिया, अनसैचुरेटेड का मतलब है अभी उतना डिसॉल्व नहीं किया है, एंड सुपर सैचुरेटेड का मतलब आपने ज्यादा डिसॉल्व किया। अब ज्यादा हो तो नहीं सकता था, तो क्या क्या हुआ होगा, आपने प्रेशर या टेम्परेचर कंडीशंस को बदला होगा, क्लियर। प्रेशर या टेम्परेचर को बदल के सॉल्युबिलिटी को बदला जा सकता है, क्लियर। इस बात को आगे डील करेंगे, फाइन।
एंड देन हमारे पास था टर्म जो पढ़ने वाला, वो था वेपर प्रेशर। क्लियर? वेपर प्रेशर के लिए हमने इस डायग्राम को काफी ज्यादा पढ़ा इस चैप्टर में। ऊपर से कंटेनर बंद है, चलिए मैं एक फ्लेक्सिबल सा ढक्कन लगा लेता हूं क्योंकि प्रेशर बदल सकता है। तो बेसिकली यार यहाँ के जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर उड़े होंगे और नीचे आए होंगे, एंड जब वेपर और लिक्विड के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया होगा, उस टाइम पे यहाँ जो वेपर्स हैं उनके कारण जनरेट हुआ प्रेशर क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर कहलाएगा। इज दैट क्लियर? ये जो लिक्विड है इसमें से वेपोरेशन होगा एंड देन कंडेंसेशन भी होगा, एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा वेपर एंड लिक्विड्स के बीच में। उस टाइम पे वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे उसको क्या बोला जाएगा? वेपर प्रेशर बोला जाएगा। क्लियर? कोई भी दिक्कत? फाइन। सो वेपर प्रेशर में हमने फिर दो चार टर्म्स पढ़ी, जिसमें पहला था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि मान लीजिए ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, प्योर सॉल्वेंट ए है, ठीक है ना। मान लीजिए ये प्योर सॉल्वेंट ए है, तो अल्टीमेटली जितना मैक्सिमम वेपर उड़ सकता था उतना उड़ेगा, यानी कि जितना मैक्सिमम वेपर प्रेशर बन सकता था उतना बनेगा। क्लियर? उस टाइम पे हमने इसे क्या बोला था? पी ए नॉट। ए मैंने सिर्फ इसलिए लगाया क्योंकि मैंने कंपोनेंट डिफाइन कर दिया है, अदरवाइज दिस इज पी नॉट, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। क्लियर? उसके बाद जो हमने किया था वो ये था कि सपोज इसके अंदर कुछ बी भी डालते हैं तो फिर तो सरफेस पे बी भी आएगा, थोड़ा बहुत बी भी उड़ेगा, तो उस हिसाब से बी के वेपर्स होंगे, उस हिसाब से कोई दोनों के कारण वेपर प्रेशर आएगा। यानी कि अब जो वेपर प्रेशर है यहां पे, ये बिकॉज ऑफ ए भी है एंड बिकॉज ऑफ बी भी है, तब हमने इसे क्या बोला था? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली क्या है? बिकॉज ऑफ ए भी है एंड बिकॉज ऑफ बी भी है, मैं इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को पीएस लिख रहा हूं। ठीक है ना। बी ए से ज्यादा उड़ रहा है, कम उड़ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो बात के केसेस हैं, पर अब जो वेपर प्रेशर आएगा वो बिकॉज ऑफ ए एंड बी बोथ आएगा बस। क्लियर? एंड अगर हम बात करें कि इस पूरे में सिर्फ ए का कितना है, तो ये तो पार्शियल चीज हो गई। क्लियर? तो हमने उसे क्या बोला था? हमने उसे बोला था पार्शियल वेपर प्रेशर, यानी कि सपोज सिर्फ ए का निकालना है, सपोज, तो मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिख लिया पार्शियल वेपर प्रेशर। अब ये किसी भी एक कंपोनेंट का हो सकता है, चाहे वो ए का हो जाए चाहे बी का हो जाए। क्लियर? कोई भी दिक्कत? तो ये तीन टर्म्स थी, प्योर सॉल्वेंट यानी कि सिर्फ इसका है सॉल्यूशन, एंड देन पार्शियल वेपर प्रेशर। अगर हम इसके बाद देखें तो ये जो वेपर प्रेशर है, सपोज यहां पानी था, सपोज ए जो था वो वाटर था, एंड इसमें कोई बी चीज हमने मिला दी। क्लियर? सपोज कोई भी ऐसी और कोई चीज है जो उड़ सकती है, जो वेपर जनरेट कर सकती है या कुछ भी कर सकती है, तो अगर हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने के लिए बोला जाता है, याद रखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH, यानी कि बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, इस एटमॉस्फेयर में कितनी ह्यूमिडिटी है, तो हम क्या लिखेंगे? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। इस पूरे वेपर प्रेशर में, इस पूरे वेपर्स में पानी के कितने वेपर्स हैं अपॉन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ वेपर्स। अब वो किसी भी चीज के हो सकते हैं, इस पूरे वेपर्स में टोटल कितना वेपर प्रेशर है, पानी पानी के कारण कितने वेपर्स है अपॉन टोटल कितने हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। सोच के देखिए पूरे वेपर्स में से पानी के कितने हैं, वो आपको पानी के कारण जनरेट हुई हुई रिलेटिव ह्यूमिडिटी बता देंगे। क्लियर? कोई दिक्कत?
देन बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, ये जितना ज्यादा उड़ेगा, जितने ज्यादा इसके वेपर बनेंगे, उतना ही ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा। जितना ये ज्यादा उड़ेगा उतना ही ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा। यानी कि प्रेशर इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा वेपर्स बन रहे हैं। ऑब्वियसली करना ही चाहिए, नाम से क्लियर है, वेपर्स का प्रेशर यानी कि वेपर कितने बन रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंसी है इसकी। क्लियर? तो अब जो प्रेशर है उसका वेपर्स के कारण, एंड वेपर्स का इस बात के ऊपर डिपेंडेंसी है कि टेम्परेचर कितना है। वेपर्स का इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है, तो वो भी हमारे पास रिलेशन है, यानी कि वेपर प्रेशर की डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर। फाइन, बेसिकली इस इक्वेशन को क्लॉजिस क्लैपेरॉन इक्वेशन कहा जाता है, जिसमें log P2 अपॉन P1 माइनस डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन R 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। पहले के टेम्परेचर में अब आपने कितना टेम्परेचर बदल दिया तो उस हिसाब से क्या प्रेशर बदलना चाहिए। अगर पहले टेम्परेचर T1 था तो उस टाइम पे वेपर प्रेशर P1 था, अब टेम्परेचर अगर T2 हो गया है तो कितना वेपर प्रेशर आएगा। दिस इज क्लॉजिस क्लैपेरॉन इक्वेशन, जो कि वेपर प्रेशर के ऊपर टेम्परेचर की डिपेंडेंसी बताता है। इज दैट थिंग क्लियर? एंड डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन इज कि एक मोल को वेपर बनाने में जितनी एनर्जी लगती है अपॉन आर, तो आप सबको पता ही है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कोई दिक्कत। क्लियर? नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट जो पार्ट इसमें था वो हमारा था सॉल्युबिलिटी। कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी, जिसको हमने पहले इस पार्ट में डिवाइड किया था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। डिपेंडेंसी हमने पढ़ी थी नेचर के ऊपर, जिसमें हमने पढ़ा लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है ना, हम अपने जैसों के साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं, पोलर के अंदर पोलर, नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर। सेकेंड जो हमने डिपेंडेंसी पढ़ी थी वो पढ़ी थी टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है ना, जो कौन बताता है, ली चैटलियर बताता है। फाइन, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर डिसोल्यूशन या सॉल्युबिलिटी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर घटा देना चाहिए, अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ा देना चाहिए, बिकॉज इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक। एंड देन हमने पढ़ा था प्रेशर, एंड हमने पढ़ा था कि प्रेशर के कारण कोई सॉल्युबिलिटी को फर्क नहीं पड़ेगा अगर सॉलिड डिसॉल्व करना है, क्योंकि प्रेशर डालने से सॉलिड को घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो देखो सॉलिड तो सॉलिड ही रहना है जैसा है, अब मेरे ऊपर प्रेशर तो कोई फर्क नहीं था। ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, ये सॉलिड इन लिक्विड था, देन हमने गैसेस इन लिक्विड पढ़ा। तो सबसे पहला है नेचर। डेफिनेटली गैस के और लिक्विड दोनों के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी गैस को डिसॉल्व होना है, किसके अंदर होना है। याद करिए कोल्ड ड्रिंक में कोका कोला, और कोका कोला के अंदर जो हम कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व करते हैं। क्लियर? तो बड़ा सिंपल सा बात है, किस सॉल्वेंट के अंदर कौन सी गैस डिसॉल्व होनी है। एंड सेकेंड जो हमने पढ़ा था वो था टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी। बहुत ही आसान चीज है, देखो गैस का लिक्विड में आ जाना एक कंडेंसेशन प्रोसेस है, एंड कंडेंसेशन जो प्रोसेस है, कंडेंसेशन जो प्रोसेस है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कंडेंसेशन अगर एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर डिक्रीज से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। गैस का लिक्विड में बनना एक कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक ली चैटलियर के अकॉर्डिंग टेम्परेचर कम पे फेवर होता है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। एंड देन हमने पढ़ा था डिपेंडेंसी ऑफ
प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, एंड ये काफी अच्छा टॉपिक बन गया था जिसका नाम था हेनरीज लॉ। क्लियर? हेनरी लॉ क्या कहता है कि इस लिक्विड के अंदर ये जो गैस है ये उतनी डिसॉल्व होगी जितना उसके ऊपर प्रेशर होगा। फाइन। तो बड़ा सिंपल सी बात है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि उसका कितना प्रेशर लग रहा है उसके ऊपर। अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस बात कर रहे हैं तो प्रेशर ऑफ ए गैस आ जाएगा। इसको हमने एक और बिहाफ पे ये भी पढ़ा था कि कितना प्रेशर बनेगा ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ ए कितना है। दोनों बिहाफ पे ये पढ़ा जाता है जिसके हिसाब से हमने फॉर्मूला बनाया था XA इज इक्वल टू KH PA एंड PA इज इक्वल टू KH XA। ये हेनरीज कांस्टेंट था, ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, फिर भी हम हमेशा कहेंगे KH के क्या देखने चाहिए, यूनिट्स देखने चाहिए। एंड KH के यूनिट्स यहां पे ATM इनवर्स है और यहां पे KH के यूनिट्स ATM है। हमेशा KH के यूनिट्स देख के देखिए कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। क्लियर? तो बड़ा सिंपल सा फैक्ट है। और अगर मैं इसको स्टैंडर्ड ले लेता हूं तो ये हमारे पास आ जाता है कुछ इस तरीके से। तो एक बात और याद रखिए, जितनी ज्यादा वैल्यू होती है KH की, सॉल्युबिलिटी उतनी क्या होती है, कम। किसी भी गैस की जितनी ज्यादा KH वैल्यू है उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, कम। यहां से ये बात प्रूव हो जाती है। क्लियर? एंड अगर आप यहाँ पे प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो ये डायरेक्टली आ जाएगा जिसका स्लोप क्या होगा, KH। क्लियर? इसके अलावा हमने एप्लीकेशंस पढ़े थे हेनरी लॉ के, ठीक है ना। एप्लीकेशन में बड़े 3 एप्लीकेशन एनसीईआरटी में भी काफी फेमस है, हाई एल्टीट्यूड वाला, स्कूबा डाइवर्स वाला एंड कोल्ड ड्रिंक में गैसेस भरने वाला। क्लियर? तो तीनों के तीनों आप थ्योरेटिकली पढ़ सकते हो, बहुत ही आसान एप्लीकेशन थे। एंड यहाँ पे हमने एक लिमिटेशन पढ़ा था जो काफी समझने वाली चीज है, वो ये है कि प्रेशर जब बहुत ज्यादा होता है तब हेनरी नहीं लगता है, एंड टेम्परेचर बहुत कम होने पे हेनरी नहीं लगता है। क्योंकि देखो जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी, एंड जितना कम टेम्परेचर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी। तो बहुत ज्यादा सॉल्युबिलिटी हम नहीं कर सकते क्योंकि सॉल्युबिलिटी का भी एक सैचुरेशन लेवल होता है। हम सॉल्युबिलिटी उतनी ही कर सकते हैं जब तक कि वो अपने सैचुरेशन लेवल पे नहीं पहुंच जाता। टेम्परेचर और प्रेशर बदल के हम उसे सुपर सैचुरेटेड बना तो लेते हैं, पर याद करिए सुपर सैचुरेटेड क्या है, मेटास्टेबल यानी कि अनस्टेबल स्टेट है। क्लियर? तो इसका मतलब हम सॉल्युबिलिटी को एक लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो प्रेशर बहुत ज्यादा हाई करने पे सॉल्युबिलिटी अनगिनत आ जाएगी और टेम्परेचर बहुत कम करने पे सॉल्युबिलिटी अनगिनत आ जाएगी, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए इन दोनों कंडीशंस पे ये हेनरी अप्लाई नहीं होता है, ठीक है ना। फिर भी एप्लीकेशन एंड लिमिटेशंस को आप ब्रीफली पढ़ सकते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं। देन मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज सो नेक्स्ट हमारे पास है solubility of liquids in liquids, फाइन। या फिर मैं क्या कह सकता हूं इसे, 2 लिक्विड मिक्सचर है हमारे पास। फाइन। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट यहां पे निकल के आता है, दैट इज राउल्ट्स लॉ। सॉल्यूशन में ए भी है और बी भी है, दोनों ही नेचर में क्या है, वॉलेटाइल है। तो उड़ेगा, ए भी उड़ेगा बी भी उड़ेगा एंड कंडेंस भी होंगे। मैं एक को डॉट एक को क्रॉस से शो कर देता हूं। देखो उड़ना सरफेस से ही है, पर अब ये जो प्रेशर होगा वो दोनों के कारण होगा। अब ये जो प्रेशर होगा वो दोनों के कारण होगा, पर पहले समझने वाली ये बात है कि ए के कारण प्रेशर कितना होगा। ए के कारण प्रेशर होगा जितना ए यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि अगर ए ज्यादा होगा तो सरफेस पे ज्यादा आएगा, सरफेस पे ज्यादा आएगा तो उड़ेगा ज्यादा, उड़ेगा ज्यादा तो वेपर ज्यादा, वेपर ज्यादा तो वेपर प्रेशर ज्यादा। क्लियर? तो इसको अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो ये ए नॉट बन जाता है, ठीक है ना।
इसका मतलब था ए के कारण प्रेशर उतना होगा जितना ए के कारण मैक्सिमम हो सकता है, मल्टीप्लाई बाय ए कितना है। सिमिलरली बी का प्रेशर उतना होगा जितना बी के कारण मैक्सिमम हो सकता है, और बी कितना है। क्लियर। एंड टोटल जो है हमारे पास वो वेपर प्रेशर निकल के आया था पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। और अगर आप किसी भी एक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बेसिकली 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होता है, तो अगर आपने वो सब्स्टिट्यूट कराया था तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया था, पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स ऑफ बी। यार देखो, अगर किस्मत अच्छी हो ना तो फॉर्मूले के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर। बस एक बात का याद रखना, ये मोल फ्रैक्शन के दो वेरिएबल्स में बनी हुई टर्म है, फाइन, एंड ये एक वेरिएबल में बनी हुई टर्म है। क्लियर। कई बार इक्वेशन इस तरीके से दी होती है, आप याद करिए, अपन ने भी क्वेश्चन किया था 200 प्लस 400 एक्स ऑफ बेंजीन वाला। क्लियर। तो उसमें बेसिकली मैंने एक्स ऑफ बेंजीन एक वेरिएबल में टर्म दिया था, तो इसके साथ वो रिलेट कराना। क्लियर। अगर हम इसके ग्राफिकल नोटेशन की बात करें, राउट्स के ग्राफिकल नोटेशन की बात करें, तो बड़ा सिंपल सा फैक्ट है कि ये ए का मोल फ्रैक्शन है इस साइड जो बढ़ रहा है, ये बी का इस साइड है, ये ए के कारण आ गया था, ये प्रेशर पी ए नॉट था मैक्सिमम। क्लियर। एंड ये पी बी नॉट था, तो ये हमारे पास क्या बन गया था, फाइनल टोटल वेपर प्रेशर। कोई दिक्कत। क्लियर। इसके बाद जो हमने किया था वो ये था कि यहां पे जो वेपर्स बन गए हैं उसमें हमें ए और बी निकालना है, और वेपर्स में जो मोल फ्रैक्शन होती है उसे हम क्या लेते हैं, वाई ए वाई बी लेते हैं। क्लियर। तो वाई ए हमारे पास क्या निकल के आ गया था, हमने यहाँ पे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाया था, और क्या निकल के आया था कि वाई ए जो है हमारे पास वो बेसिकली है पी ए अपॉन पी टी, यानी कि वाई का मोल फ्रैक्शन वेपर में कितना है कि वेपर में जितना ए है अपॉन टोटल वेपर प्रेशर कितना है। क्लियर। एंड उस हिसाब से हमारे पास वाई बी निकल के आ गया था, दैट इज पी बी अपॉन पी टी। कोई दिक्कत। क्लियर। क्योंकि यार बड़ा सिंपल सा फैक्ट है कि वाई ए इज इक्वल टू कितना टोटल प्रेशर है मल्टीप्लाई बाय ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, और यहाँ पे हमारे पास पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट और एक्स ए था, अगर हम यहाँ से उठा लें। क्लियर। एंड यहाँ से ये दोनों टर्म्स इक्वेट करके हमने कुछ इस तरीके से भी वाई ए निकाला था कि लाइक वाई ए क्या है, पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी टी, एंड वाई बी क्या है, पी बी नॉट एक्स बी अपॉन पी टी। कोई भी दिक्कत। क्लियर। हमने अगर मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज में टोटल वेपर प्रेशर की टर्म बनाई थी, तो हमने वेपर फेज में भी ये टर्म तैयार करी थी। फाइन। कोई दिक्कत। और वो टर्म क्या थी, यहां से हमने बनाई थी एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, और अगर आप ये सारा कुछ सब्स्टिट्यूट कराओगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, ये वाई ए अपॉन पी ए नॉट प्लस वाई बी अपॉन पी बी नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन पी टी। फाइन। आप इसे पूरा एलसीएम वगैरह लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये पीटी का इक्वेशन मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज में था, एंड ये पीटी का इक्वेशन मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज में है। कोई दिक्कत। इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, अगर हमें लिखना हो पीटी को, ये बेसिकली पी ए नॉट पी बी नॉट अपॉन पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू पाई ए में भी लिखा जा सकता है। क्लियर। तो ये इसी को मैंने एलसीएम लेके सॉल्व किया है, नथिंग एल्स।
फाइन। तो ये हमारे पास हो गया है राउल्ट्स लॉ। देन मूव करते हैं आगे एप्लीकेशन ऑफ द राउल्ट्स लॉ पे। एप्लीकेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ में जो सबसे पहले हमने जो चीज पढ़ी थी वो था प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ। ठीक है ना, ये दो चीजें बहुत अच्छी हैं। एक हम प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ पढ़ते हैं और एक टेम्परेचर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ पढ़ते हैं। प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन ग्राफ, तो इसमें अगर हम देखें हमने क्या पढ़ा था, देखो ये हमारा पीटी आया था, अगर आपको याद हो, पी टोटल, मतलब ये बेसिकली ए नॉट आया था, अभी अभी हमने किया। ये क्या आया था, पी बी नॉट, प्रेशर बिकॉज ऑफ ए, प्रेशर बिकॉज ऑफ बी। ये फाइनल उनके प्योर वाले कंपोनेंट्स में थे। इधर ए ज्यादा है और इधर बी ज्यादा है। क्लियर, कोई दिक्कत? ये आ गया हमारे पास प्रेशर टोटल, कोई दिक्कत? एक चीज पढ़ी थी, दैट इज दिस इज बबल पॉइंट कर्व। ठीक है ना, और इसके ऊपर हमने बनाया था बेसिकली कि एक जो बनेगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं, और यहां पे जो हमारे पास बनेगा वो बेसिकली क्या बनेगा, ड्यू पॉइंट कर्व। 5 पॉइंट्स में मैं तेजी से दोबारा बता देता हूं, 1 2 3 4 5। ऊपर जाते हुए प्रेशर क्या है, ज्यादा। 1 पे प्रेशर काफी ज्यादा है, तो चीजें क्या होंगी, लिक्विड होंगी। 1 पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, लिक्विड होगा। 2 पे पहला लिक्विड का ड्रॉप वेपर बनेगा, फर्स्ट वेपर बनेगा यहां पे। क्लियर, क्योंकि जब आप बेसिकली 2 पे आ गए हो तो प्रेशर क्या हो गया, कम। देखो वाई एक्सिस पे प्रेशर दिखाया गया है, तो नीचे आ गए तो प्रेशर क्या हो गया, कम। थर्ड पे, मतलब थर्ड पे क्या होगा, लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम होगा। फोर्थ पे क्या होगा, आखिरी वेपर बनने को तैयार है, बस सारी बूंद खत्म हो जाएगी, इसलिए इसे ड्यू बोला जाता है। ड्यू मतलब आखिरी बूंद, बस आखिरी बूंद रह गई है सोल्यूशन में, वो वेपर बनने के लिए तैयार है। एंड 5वें पे क्या था, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वेपर ही थे। क्लियर, ऊपर लिक्विड था, दैट्स व्हाई उसे बबल पॉइंट बोला जाता है, क्योंकि वहां पहली जिस जिस देखो इस पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन पे ये आया है, इस पे ये पॉइंट आएगा, इस पे ये पॉइंट आएगा। तो जब जब पहली जिस जिस प्रेशर पे पहली पहली बूंद जो वेपर बनने को तैयार है, उनको अगर डिजाइन किया जाए तो वो बेसिकली बन जाता है बबल पॉइंट कर्व। एंड जब आखिरी आखिरी बूंद को डिजाइन किया जाए तो वो बेसिकली बन जाता है ड्यू पॉइंट कर्व। प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन में हमेशा बबल पॉइंट कर्व ऊपर होती है एंड ड्यू पॉइंट कर्व नीचे होती है। ठीक है ना, ज्यादा रेफरेंस के लिए जाइए, पीछे जाइए। क्लियर, यहां पे एक और चीज जो हमने पढ़ी थी वो थी टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन। क्लियर, वैसा ही सेम है। अगर देखो पीए नॉट ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए नीचे आएगा। बड़ा सिंपल सी बात है, जिसका वेपर प्रेशर पहले ही ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब आपका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाए। जब आपका वेपर प्रेशर पहले ही ज्यादा है तो आपको उसे इक्वल करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगानी पड़ेगी, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर के उल्टा टर्म है, क्योंकि वेपर प्रेशर अगर ऑलरेडी ज्यादा है तो आप बॉइलिंग पॉइंट, आपको ज्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है। तो ये टीबी नॉट आ गया है, ये टी ए नॉट आ गया है। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली अगर अब यहां पे देखा जाए तो ऊपर वाली कर्व क्या है, ड्यू पॉइंट है, एंड नीचे वाली क्या है, बबल पॉइंट है। इसको भी 5 पॉइंटों से अगर हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं। क्लियर, 1 2, अब मैं उल्टा बना रहा हूं। यहां वाई एक्सिस की तरफ क्या है, टेम्परेचर। 1 पे टेम्परेचर कम ही है अभी, क्योंकि नीचे से जा रहे हैं, कम टेम्परेचर है। कम टेम्परेचर है तो क्या है, सारी चीज लिक्विड है।
2 पे पहला वेपर बना, 3 पे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम आया, 4 पे आखिरी बूंद भी वेपर बन गई, एंड 5 पे सारा क्या है, वेपर। एंड टू योर इंटरेस्ट हमने इसमें बेसिकली ये चीज भी पढ़ी थी कि पहली बूंद के टाइम पे, आखिरी वेपर बनने के टाइम पे, आखिरी बूंद जब वेपर बन रहा होगा, पहली बूंद जब वेपर बनी होगी तो उसमें कितना ए और बी होगा, आखिरी बूंद जो जा रही है उसमें कितना ए और बी है, उस टाइम पे प्रेशर क्या है। ये सब के बड़े जबरदस्त एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल हमारे वीडियोस में पढ़े हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज डिस्टिलेशन। ठीक है ना, फाइन। सो है हमारे पास चला यहाँ पे डिस्टिलेशन। सो बेसिकली जब अगर हम डिस्टिलेशन में क्या है कि ए और बी दो चीजें हैं, इसके वेपर उड़े, यहां पे हमने ये कैलकुलेट किया, ये कोई एक्स ए था, ये कोई एक्स बी था, यहां पे जब हमने कैलकुलेट किया तो वाई ए और वाई बी था। इन वाई ए और वाई बी को निकाल के हमने एक अलग सोल्यूशन में रख दिया, जिसमें इसका नाम एक्स ए डैश और एक्स बी डैश है। ध्यान दीजिए, यहां से वाई ए और वाई बी निकाल के यहां पे एक्स ए डैश और एक्स बी डैश कर दिया, और फिर पूरा राउट्स लगा के यहां पे हमने वाई ए डैश एंड वाई बी डैश निकाला, फिर उसको सेपरेट किया। ये हमने एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें हमने ये देखा था कि ये पहले 50-50% था, दोनों का मोल फ्रैक्शन मैंने इक्वल लिया था, पर ऊपर जाते जाते ये एक 75% हो गया और एक 25%। मेरे ख्याल से ए 25% रह गया था, ये 75 था, अगर हम पुरानी एग्जांपल ही रिकॉल करें। क्यों? क्योंकि दोनों में किसी एक की वॉलेटिलिटी ज्यादा थी, बी की वॉलेटिलिटी ज्यादा थी। आई होप ये 25% आ गया था, ये 75, तो अल्टीमेटली ये 25 है, ये 75 है, और इस पे जब दोबारा राउट्स लगाया था तो ये 10 ही रह गया था और ये 90% आ गया था। एंड जब फिर लगाया था ये सारे का सारा प्रोग्राम इसके ऊपर, यानी कि राउट्स, तो ये 3% के आसपास आ गया था और ये तकरीबन 97% के आसपास आ गया था। अब इससे प्रूव क्या होता था कि जो ज्यादा वॉलेटाइल है वो अल्टीमेटली अलग ही सेपरेट हो जाएगा, एंड जो कम वॉलेटाइल है वो नीचे ही रहता जाएगा, यानी कि एक चीज वेपर रिच बन जाएगी, एक चीज लिक्विड रिच बन जाएगी। क्लियर? तो ऐसा करके हम इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, डिस्टिल कर सकते हैं। डिस्टिलेशन का मतलब ए और बी को सेपरेट कर देना। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ राउट्स। कोई दिक्कत? नेक्स्ट हमने पढ़ा लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट लॉ, और लिमिटेशन में सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है कि राउल्ट्स लॉ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पे वैलिड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड ऑन आइडियल सॉल्यूशंस है। आइडियल सॉल्यूशंस पे अगर हम राउल्ट्स लॉ लगाते हैं तो ये वैलिड है, जबकि नॉन आइडियल पे ये वैलिड नहीं है। फाइन, पर मुद्दे की बात ये है कि आइडियल और नॉन आइडियल थे क्या। ठीक है ना, तो आइडियल बेसिकली क्या था, जिसमें ए का ए के प्रति जो अट्रैक्शन है और बी का बी के प्रति जो अट्रैक्शन है वो ए का अब भी बी के लिए उतना ही है, यानी कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जितनी पहले थी अब भी उतनी ही है। इसका मतलब ना तो ए ने बी को अब ज्यादा पकड़ा, ना ए को पहले ज्यादा पकड़ रहा था, यानी कि जितना पहले ए उड़ रहा था अब भी उतना ही ए उड़ रहा है, यानी कि जितना वेपर प्रेशर बनना चाहिए था वो उतना ही बना है। जितना वेपर प्रेशर टोटल या सॉल्यूशन का, या कैसे भी एस लिख लो या टोटल लिख लो, जितना बनना चाहिए था उतना ही बना है, क्योंकि ए ने बी को ना अब ज्यादा पकड़ा है ना अब कम पकड़ा है। क्लियर? तो इसके कारण ना तो कोई डेल्टा बी मिक्सिंग आया, डेल्टा बी मिक्सिंग क्या था, 50 और 50 ml डाले 100 ही बना, क्योंकि ना तो अब ज्यादा, देखो ज्यादा अट्रैक्शन हो जाती तो ये खिंच के 99 ही रह जाता, और अगर कम अट्रैक्शन हो सकती तो हो सकता है ये 50 और 50 100 की बजाय 101 बन जाता, क्योंकि अब वो रिपेल करने लग गए, एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, रिपल्शन के कारण वॉल्यूम बढ़ गया है। क्लियर? तो ना तो ऐसा कुछ हुआ है, ना ही कोई डेल्टा एच मिक्सिंग आया है। हालांकि डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि दो चीजों को जब हम मिलाते हैं तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। मेरे कमरे के साथ दूसरा कमरा मिलाया जाएगा तो हम दोनों की ही रैंडमनेस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्लियर? एंड डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा क्या होता है,
नेगेटिव होता है क्योंकि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। पर मेजर चीज इसमें ये है समझने वाली। एन एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं हेक्सेन और हेप्टेन पहले भी एक दूसरे को वैसे ही पकड़ते थे, हेक्सेन हेक्सेन को, हेप्टेन हेप्टेन को, जितनी फोर्स है हेक्सेन हेप्टेन को पकड़ता है। क्लियर। एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर अगर हम देखें तो इसमें दो पार्ट थे, एक था पॉजिटिव डेविएशन का और एक था नेगेटिव डेविएशन का। क्लियर। तो बेसिकली पॉजिटिव डेविएशन क्या है, जब आपका वेपर प्रेशर उम्मीद से ज्यादा आ जाए। उम्मीद से ज्यादा कब होगा, जब आपके वेपर ज्यादा उड़ेंगे। आपके वेपर कब उड़ेंगे, जब ए बी को अच्छे से नहीं पकड़ेगा। यानी कि ए को अच्छे से पकड़ रहा था, बी बी को अच्छे से पकड़ रहा था, पर अब ये ए बी को इतना अच्छे से नहीं पकड़ रहा। नहीं पकड़ने के कारण इनकी वॉलेटिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। वॉलेटिलिटी इंक्रीज होने के कारण वो जो आइडियल प्रेशर ये आना चाहिए था, देखो ये ए के कारण, ये बी के कारण, एंड ये आना चाहिए था पर आया इससे ज्यादा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। ये आइडली आना चाहिए था, ये पॉजिटिव डेविएशन के कारण आ गया था। और सिमिलरली अब ए को उतना अच्छे से नहीं पकड़ रहा था, बी को उतना अच्छे से नहीं पकड़ रहा था जितना ए ने बी को पकड़ लिया, जिसके कारण उड़ने नहीं दिया। यहां वॉलेटिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, जिसके कारण अब जो हमारा प्रेशर था, अगर ये आइडियल है तो अब जो हमारा प्रेशर है वो रिलेटिवली क्या होगा, नेगेटिव डेविएट कर गया है, कम हो गया है, क्योंकि अब हमारे ए और बी उतने नहीं उड़े हैं जितने उड़ने चाहिए थे। क्लियर। एग्जांपल में अब कैसे देखना है, सबसे जरूरी चीज वो है, ठीक है ना। यहां हम कह सकते हैं डेल्टा बी मिक्सिंग यहां पॉजिटिव है, डेल्टा एच मिक्सिंग यहां पॉजिटिव है, ये सेम ही होता है सब कुछ, और यहाँ पे ये नेगेटिव नेगेटिव और सेम ही रहेगा। क्लियर। बाकी सारे पॉइंट सिंपल हैं, समझे जा सकते हैं, पर मेजर चीज जो है वो है एग्जांपल। तो एग्जांपल में बड़ा देखा करो कि जो पहले चीजें दी हुई हैं क्या उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह प्रेजेंट है। अगर पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह प्रेजेंट है और अब नहीं है तो पॉजिटिव डेविएशन का केस आ गया। और पहले अगर कुछ नहीं था, जैसे CH3CO CH3 इसका आपस में कुछ नहीं है, एंड ये Cl क्लोरोफॉर्म, तो ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और ये पार्शियल प्लस H है। तो पहले अगर कुछ नहीं है, देखो इसके अंदर कुछ बॉन्डिंग नहीं है, हाइड्रोजन इसके अंदर कुछ नहीं है, पर अब अगर आ गया है, ज्यादातर क्वेश्चन देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होता है, वैसे तो कुछ भी आ सकता है, पर ज्यादातर जो हमें क्वेश्चन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हैं। पहले देख लो नहीं है, बाद में है तो ठीक है, कूल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ राउल्ट्स नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में फॉलो नहीं होता, क्योंकि राउल्ट्स के अकॉर्डिंग तो ये आइडियल लाइन आनी चाहिए थी, जो कि सिर्फ इस फंडे में आ रही है, इन फंडों में नहीं आ रही। Next, move to the next, that is azeotropic mixtures. So next हमारे पास है azeotropic mixtures. अभी अभी हमने एक एग्जांपल किया था कि 50-50%, 75-25 हो गया था, फिर वो 90-10 हो गया था, फिर वो 3% और 97% हो गया था। एंड उसमें हमने पढ़ा था कि एक चीज वेपर रिच हो जाती है जिसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, और एक चीज लिक्विड रिच हो जाती है जिसकी वॉलेटिलिटी कम होती है। क्लियर। पर एक ऐसा मिक्सचर जिसमें जितनी कॉम्पोजिशन वेपर में है, सपोज वो 60-40 है, उतनी ही वेपर में रहे 60-40, फिर आप उसको फिर अलग करोगे, फिर से 60-40 आएगा, उसके वेपर बनाओगे फिर से 60-40 आएगा, उसको आगे अलग डिस्टिल करोगे फिर भी 60-40 आएगा। यानी कि आप उन दो कंपोनेंट्स को कभी सेपरेट नहीं कर सकते। उस मिक्सचर का नाम है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, व्हिच कांट बी डिस्टिल्ड। क्लियर। दो तरीके के हमने एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स पढ़े थे, वन इज मिनिमम बॉइलिंग, सेकंड वन इज मैक्सिमम बॉइलिंग। एक बात तो याद रखेंगे कि बेसिकली ये सिर्फ नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ही लगता है, आइडियल सॉल्यूशन में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिलना नामुमकिन है, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा सिंपल सा फंडा, उसके लिए दोनों की वॉलेटिलिटी सेम होनी चाहिए, फिर वो तो हम केस नहीं लेंगे, ठीक है ना।
तो अगर वॉलेटिलिटी अलग अलग है फिर आइडियल में नहीं मिलेगा, फिर हमें मिलेगा नॉन आइडियल में। एंड नॉन आइडियल में भी उस केस में जब आप वेरी लार्ज डेविएशन देखते हो, क्योंकि वेरी लार्ज डेविएशन के केस में ही हमारे पास क्या होता है, ये पीबी नॉट है, पीए नॉट है। अगर बॉइलिंग मैक्सिमम बनाना है तो वेपर प्रेशर क्या बनाना पड़ेगा, मिनिमम। हमने अभी बात करी वेपर प्रेशर बॉइलिंग की क्या है, ऑपोजिट है। और वेरी लार्ज डेविएशन के केस में ही हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है। क्लियर। और वेपर प्रेशर के केस में हमेशा क्या होता है, बबल पॉइंट कब ऊपर होती है, ड्यू वाली कब नीचे होती है। ये एक ऐसा पॉइंट आ गया जब जितना कंपोजिशन वेपर में है उतना ही क्या है, लिक्विड में है। क्योंकि बबल बताता है कि लिक्विड कितना है, ड्यू बताता है कि ड्यू बताता है लिक्विड कितना है, एंड वो बताता है वेपर कितना है। बड़ा सिंपल सा फंडा है कि यहां पे एक्स ए क्या है, वाई ए के इक्वल है। लिक्विड कंपोजिशन वेपर कंपोजिशन की क्या है, इक्वल। बबल हमारी लिक्विड कंपोजिशन, ड्यू हमारी वेपर कंपोजिशन, वो क्या आ गई, लिक्विड आ गई। इज दैट थिंग क्लियर, वो इक्वल आ गई है। तो इस पॉइंट पे जो कंपोजिशन है, इस टाइम पे जो मोल फ्रैक्शन है ए और बी का, उसे एजियोट्रॉपिक मोल फ्रैक्शन बोला जाता है। एंड अगर ये वेपर प्रेशर काफी, देखो हाई डेविएशन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लार्ज डेविएशन पे ना हो सकता है ये मीट ना करे। ये भी नीचे आ गया, ये भी नीचे आ गया, बबल नीचे आ गया, ड्यू नीचे आ गया, पर मीट ना करें। मीट तभी करेंगे अगर बहुत ज्यादा हाई डेविएशन देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास टी ए बना लेता हूं एंड ये टी बी नॉट, एंड वेरी लार्ज डेविएशन पे ही हमें ये देखने को मिलता है। इस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, इस मोल फ्रैक्शन पे जो ये टेम्परेचर है ये है मैक्सिमम बॉइलिंग टेम्परेचर। कोई दिक्कत, क्लियर। सिमिलरली इसी हिसाब से हमने बनाया था मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है ना। आप खुद डिजाइन कर सकते हो। अगर मैं तेजी से करूं तो यहाँ पे बेसिकली पी ए नॉट है, यहाँ पे पी बी नॉट है। यहाँ मिनिमम बॉइलिंग बनाना है तो प्रेशर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। अल्टीमेटली ये वाला कर्व है, फाइन। बबल हमेशा ऊपर रहेगा एंड ड्यू हमेशा नीचे, पर टेम्परेचर वाले में ड्यू ऊपर रहेगा, बबल हमेशा क्या रहेगा, नीचे। क्लियर। अगर आप सिंपल फैक्ट से समझो, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एजियोट्रॉपिक को डिस्टिल नहीं किया जा सकता, और ग्राफ बनाने आने चाहिए देखो थोड़े से, है ना, फाइन। क्योंकि एडवांस लेवल में ये सब आ सकता है। क्लियर। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले तो ये बात समझने की जरूरत है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। वो जो सल्यूट के ऊपर डिपेंड करे, सल्यूट गिनती के ऊपर, नेचर के ऊपर नहीं, सल्यूट की गिनती के ऊपर डिपेंड करे, उसे बोलते हैं कॉलिगेटिव। जो नेचर के ऊपर डिपेंड करे उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी। क्लियर। पर हम तो भैया सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सल्यूट के ऊपर। एंड उसके ऊपर बनी हुई हमारे पास चार टर्म्स हैं। पहली है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम डायरेक्टली अगर बनाएं इसको, तो यहां से ये बना। पर मुद्दे की बात ये है कि अब मैंने इसके अंदर एक सॉलिड सल्यूट डाल दिया। सॉलिड सल्यूट डालने के कारण वेपर में से अब कुछ ऐसे भी पार्टिकल हैं जो उड़ना पसंद नहीं करेंगे, जिसके कारण ये उड़ना क्या हो गया, रिलेटिवली कम, क्योंकि अब यहाँ पे सॉलिड सल्यूट भी है। फाइन। तो मैं कह सकता हूं कि जितना वेपर प्रेशर जनरेट होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, क्योंकि अगर सिर्फ सॉल्वेंट होता तो मैक्सिममली उड़ता। अब तो मैंने सॉलिड सल्यूट डाल दिया, सल्यूट तो उड़ेगा नहीं, तो वेपर का वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। फाइन। यानी कि पी नॉट आना चाहिए था, आया कितना, पीएस। पी नॉट क्या है, आइडियली जो प्योर सॉल्वेंट का आना चाहिए था, एंड पीएस जो सोल्यूशन का आया कम होगा। क्यों, क्योंकि सॉलिड सल्यूट डाल दिया, वो सरफेस पे आ गया होगा, वो तो उड़ा नहीं होगा। 20 पे सरफेस पे 20 पार्टिकल उड़ने थे, अब तो 12 ही रह गए उड़ने वाले, तो डेफिनेटली ये क्या हो गया होगा, कम। तो कितना कम हो गया ये, पी नॉट माइनस पी एस, इतना कम हो गया। एंड अगर रिलेटिव निकालेंगे तो अपॉन पी नॉट, एंड ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि सल्यूट कितना डाला है। जितना सल्यूट डालोगे उतना वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जितने पार्टिकल ज्यादा डालोगे सल्यूट के उतना वो सरफेस पे ज्यादा आएंगे। जितना वो सरफेस पे ज्यादा आएंगे वेपर को उड़ने नहीं देंगे। वेपर को उड़ने नहीं देंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। कितना कम हुआ, जितना सल्यूट क्या है, कम। फाइन। तो और इसको एक और तरीके से भी डिनोट किया जाता है, पी नॉट माइनस पी ए अपॉन पी एस। यानी कि यहाँ पी नॉट की बजाय एक और सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं टर्म हम। काफी डिराइव करने के बाद ये हमारे पास बन गया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? इसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था वॉट हाफ फैक्टर। ठीक है ना? ये बेसिकली आई से डिनोट होने वाला वो टर्म है जो ये कहता है कि भाई अगर आपके पार्टिकल अंदर जाके टूट गए तो, या आपके सल्यूट पार्टिकल अंदर जाके जुड़ गए तो, मान लीजिए 5 पार्टिकल आपने डाले वो टूट के अंदर जाके 10 हो गए। आप तो बोल रहे थे कि आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो है जो सल्यूट की गिनती के ऊपर डिपेंड करती है। जब वो 5 अंदर जाके 10 हो गए तो भाई गिनती को फर्क पड़ गया। तो इसलिए हमने क्या लिया, वॉट ऑफ फैक्टर। ठीक है ना? एंड वॉट ऑफ फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, या अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। क्लियर? तो दो बन के आए। डिसोसिएशन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आया वो आया I इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा बेसिकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, कितने परसेंट टूटा, एंड n है कितने पार्टिकल्स में टूटा। एंड एसोसिएशन के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला बन के आया वो है I इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू अल्फा या बीटा लगा लो, हमने बीटा में सॉल्व कर लिया था, जैसे मर्जी लिख लो। ठीक है ना? दैट इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एन कितने लोग जुड़ रहे हैं, जैसे एसिटिक एसिड डाइमराइज होता है, डाइमराइज मतलब 2 लोग जुड़ते हैं। क्लियर? तो ये बेसिकली क्या आ गए, 2 आई आ गए, कोई दिक्कत। एंड अगर आई से हमें फर्क पड़ता है, यानी कि टूटने या जुड़ने से हमें फर्क पड़ता है, तो हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, आई इंट्रोड्यूस होगा। सो दिस इज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू आई एन ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन ऑफ सॉल्वेंट। यहां भी आई आ जाएगा, कोई दिक्कत। क्लियर? नेक्स्ट मूव टू द सेकंड टर्म, दैट इज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। सो सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। याद करिए हमारा वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम। सेम डायग्राम है इसके में रखी हुई है। वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम। अभी अभी हमने बात करी थी, वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सादा, बड़ा सिंपल सा फंडा है। तो वेपर प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, एलिवेट हो गया भैया। क्योंकि जब हम इसको डायग्रामेटिकली पढ़ते हैं, ये क्या पढ़ते हैं, सॉल्वेंट, और ये वो बेसिकली प्रेशर है एक्सटर्नल जिसके आपको बराबर पहुंचना है। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, ये देखिए, सॉल्यूट डालने से सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम। तो ये इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके बॉइलिंग टेम्परेचर बनता है। अब ये सोल्यूशन का क्या हो गया है, बढ़ गया है। इज दैट क्लियर? बॉइलिंग टेम्परेचर अब बढ़ गया है। तो कितना बढ़ गया है, यानी कि चेंज इन द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया है, डिपेंड करता है सल्यूट कितना है। तो सल्यूट की मोलैलिटी के ऊपर। देखो जितना सल्यूट डालोगे उतना वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। जितना वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर के बराबर करने के लिए तुम्हें और बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या है, सल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। एंड प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हमने क्या लगाया था, Kb, बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसके बारे में बहुत फॉर्मूले पढ़े थे हमने, ठीक है ना। मतलब बेसिकली Kb का वो फॉर्मूला भी पढ़ा था हमने, दैट इज RTB² अपॉन m अपॉन 1000 डेल्टा H। एंड एक LB वाला पढ़ा था जिसमें ये वाली टर्म को सब्स्टिट्यूट करके LB लिखा जा सकता है, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये क्या है, 1 मोल के लिए, ये 1 ग्राम के लिए, इसलिए मास वाला टर्म खत्म हो जाएगा। दिस इज मोलर मास, दिस इज बॉइलिंग टेम्परेचर, दिस इज R, तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। एंड I लग जाएगा क्योंकि अगर अपने पार्टिकल 5 से अंदर जाके 10 हो गए, वो फैक्टर के लिए। क्लियर?
एंड अगर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिप्रेस। इस पे ज्यादा टाइम ना खराब करके हम सीधा ही लिख लेते हैं, दैट इज IKFM। फाइन, एंड दिस इज अवर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। उसकी तरह इसके भी फॉर्मूले हैं, दैट इज RTF² m/1000 डेल्टा H ऑफ फ्यूजन। क्लियर? कोई भी दिक्कत, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जितना ये ज्यादा आएगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, जितना ये ज्यादा आएगा उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम आएगा। जितना डेल्टा टीबी आएगा, न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज यही है, जितना डेल्टा टीबी या ज्यादा आएगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, जितना डेल्टा टीएफ ज्यादा आएगा उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम आएगा। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, चार मैंने भी कराया था, चार टर्म्स दिए होते हैं, उसका डेल्टा टी और डेल्टा टीएफ निकाल के हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछ लेते हैं। तो भैया जिसका डेल्टा टीवी ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और फिर हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछ लेते हैं। तो याद रखना, जिसका डेल्टा टीएफ कम निकल के आएगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट निकल के आएगा। क्लियर? उस न्यूमेरिकल का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट मूव टू द फोर्थ एंड द लास्ट टर्म, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। Fourth and the last term is osmotic pressure। SPM यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में के थ्रू सॉल्वेंट पार्टिकल्स का सॉल्यूशन की तरफ मूव करना, सॉल्वेंट पार्टिकल का सॉल्यूशन की तरफ मूव करना, जहां सॉल्वेंट ज्यादा होगा, याद करिए सॉल्वेंट पार्टिकल का, सॉल्यूट का नहीं, सॉल्वेंट पार्टिकल का सॉल्यूशन की तरफ मूव करना बेसिकली क्या है, ऑस्मोसिस है। क्या है? ऑस्मोसिस। एंड वो जो प्रेशर हमें बाहर से लगाना पड़ता है सो दैट इस ऑस्मोसिस को रोका जा सके, जितना प्रेशर लगाना पड़ेगा उसे हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे अगर प्रेशर लगाएंगे ना तो ये यहाँ से रुक जाएगा। बड़ा सिंपल सा फंडा है, कोई अंदर आ रहा है तो मैं बाहर गेट पे ऐसे खड़ा हो जाऊंगा तो नहीं आने दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर प्रेशर लगाएंगे पिस्टन पे तो अंदर ये फ्लो नहीं आने देगा। तो वो कितना प्रेशर है जिससे ये फ्लो रोका जा सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये हमारे पास क्या निकल के आ गया था, CST। फाइन, यानी कि कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। ये बेसिकली PV इज इक्वल टू nRT ही है, PV इज इक्वल टू CRT वही है, क्योंकि S और R की वैल्यू सेम है, टेम्परेचर तो टेम्परेचर ही है, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ही, एंड पाई ही प्रेशर है। क्लियर? कोई दिक्कत? एंड अगर आप वॉट ऑफ इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो तो दिस इज ICST। जितना यहाँ पे सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होगा उतना ज्यादा सॉल्वेंट आएगा। क्लियर? आना सॉल्वेंट को है। अब याद करिए, एक एग्जांपल कराया था मैंने कि किस साइड कॉम्प्लेक्स बनेगा और किस साइड कलर आएगा। तो भैया किसी भी साइड कलर नहीं आएगा, क्योंकि मूव सिर्फ सॉल्वेंट कर रहा है, सल्यूट नहीं कर रहा है। इसके अलावा हमने आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस पढ़े थे। देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक तो बेसिकली वो है, दो सॉल्यूशन, मान लीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 है। सपोज यहाँ पे सॉल्यूशन 1 है और यहाँ सॉल्यूशन 2 है, तो पाई 1 अगर पाई 2 के इक्वल आ जाता है तो ये बन जाता है आइसोटोनिक। एंड हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक क्या है, मान लीजिए एक सॉल्यूशन के अंदर सेल है, ठीक है ना, फाइन। तो अगर सॉल्यूशन में से कुछ निकल के सेल के अंदर चला गया और सेल स्वेल कर गया है तो वो सॉल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक। वरना आसान भाषा में मैंने बताया था, जिसमें से कुछ चला जाए वो हाइपोटोनिक है, जिसमें सॉल्वेंट आ जाए वो हाइपोटोनिक है। यानी कि अगर सॉल्यूशन 1 से सॉल्यूशन 2 जा रहा है, वो पहले तो दोनों बराबर थे, अगर यहां से यहां जा रहा है तो ये बेसिकली क्या है, हाइपो है, ठीक है ना, एंड ये क्या है, हाइपर। कोई दिक्कत? क्लियर? सो वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर सॉल्यूशन। पढ़ते रहिए, ठीक है ना। ये मैंने 60 मिनट के अंदर अंदर पूरा का पूरा लेक्चर ब्रीफ किया है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो पुरानी वीडियो में जाके उस कंसेप्ट को पूरा एक्सप्लेन्ड तरीके से पढ़ सकता है, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।